हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री में। केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी इस समय क्लास 11th में। और इससे पहले हमने कुछ चीजें 2 वीडियो से पहले बन चुकी हैं, जिसमें हमने बॉन्ड हाइपर साइकिल की बात करी थी और एक में हमने बात करी थी फजान रूल की। जो जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप वहां से उस चीज को समझ लीजिएगा अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा आगे की चीजें। ठीक है, आज हम केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे, कल हमने आयनिक बॉन्ड की बात कर ली थी, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात कर ली थी। आज आगे की बात करनी है हमको। आज हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और इसके बेसिस पर कुछ थियरीज हैं उनको भी समझते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। 2 नाम से समझते हैं इसको। ठीक है, एक कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब ये चीज है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, आयनिक बॉन्ड जब हम पढ़ रहे थे उसमें ये सिंपल सा समझ में आया था कि ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ट्रांसफर हो जाए, मतलब चार्ज का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, तो उनको हम आयनिक बॉन्ड कह लेते थे। ठीक है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड की बात मतलब क्या था? कोवैलेंट मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर शेयरिंग होती हो। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब अगर जितना इलेक्ट्रॉन हम डोनेट आपको कर रहे हैं उतना आप ही इलेक्ट्रॉन हमको क्या करें, शेयर करें, तो इक्वल शेयरिंग अगर हो जाती है तो उनको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between 2 atoms is called covalent bond. is called covalent bond मतलब जब किन्हीं 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल होती हो तो उसको फिर क्या कहा जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है, या उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास में कोई एक ए है, ए कोई एटम है और दूसरा एटम बी है। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है और एक प्रोडक्ट इन दोनों को मिलकर के बन रहा है ए बी। ठीक है, तो इसमें दोनों लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, तो ये एक प्रोडक्ट बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये जो प्रोडक्ट बनकर के तैयार हुआ है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी की इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात आगे थोड़ा और बढ़ते हैं आज। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड सिंपल था, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि सिंपल इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता था, तो उसको हम डिफाइन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, अगर इनके बेसिस पे बात करी जाए तो इसमें बहुत सारी थियरीज आई हमारे पास है। जिसमें सबसे पुरानी थियरी आपके पास में लुईस थियरी है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बारे में पता चलेगा। और इसके अलावा भी कुछ है, जैसे आपके पास में वैलेंस बैंड थियरी है आपके पास में। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। ये बहुत सारी थियरीज है, आपको धीरे धीरे करके पढ़ना होगा। लेकिन जो सबसे ओल्ड थियरी है वो आपके पास में क्या है, लुईस थियरी है। तो लुईस कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन बात जब कोवैलेंट की करी जा रही हो तो वहां पर आपको कोवैलेंसी का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि कोवैलेंसी क्या होती है। तो अब इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि कोवैलेंसी है क्या आखिर। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सिंपल था डेफिनेशन। ठीक है, बात कर लेते हैं कोवैलेंसी की, कि कोवैलेंसी क्या होती है। कोवैलेंसी, ठीक है, कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब तो समझ रहे हैं कि आउटर मोस्ट क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन किसी के मौजूद है, ये उसकी वैलेंसी शो करता है। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कितने हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के एटम में कितने नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, जो शेयरिंग कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, वो उसकी कोवैलेंसी को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमोनिया की बात कर लें, NH3। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन के साथ में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन का। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लेकिन एक नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। तो इनकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोवैलेंसी शो करी जाती है किसी भी एटम की। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पेयर इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी एटम में, वही उसकी क्या डिनोट करेगी? उसकी कोवैलेंसी डिनोट करेगी। अच्छा, किसी की कोवैलेंसी फिक्स होती है कि जरूरी नहीं कि सबकी कोवैलेंसी फिक्स ही हो। कुछ की वैलेंसी, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अगर इसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो इसकी कोवैलेंसी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। कार्बन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी केवल 4 ही हो सकती है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी केवल 2 ही हो सकती है। तो किसी की वैलेंसी फिक्स भी हो सकती है, किसी की वैलेंसी वेरी भी कर सकती है। तो इसका मतलब वैलेंसी भी 2 तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे कोवैलेंसी को। एक तो आपके पास में ये सिंपल कोवैलेंसी हो जाएगी, यानी कि इसको नॉन वेरिएबल कह सकते हैं, और एक हमारे पास वेरिएबल कोवैलेंसी होती है। तो इसको आपको समझना है कि वेरिएबल कोवैलेंसी कौन अपने अंदर रखते हैं। तो ये सिंपल है कोवैलेंसी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा वेरिएबल कोवैलेंसी। इनकी सिर्फ डिफिनेशन आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते रहिएगा, ठीक है। वेरिएबल कोवैलेंसी की बात कर लेते हैं कि वेरिएबल कोवैलेंसी क्या होती है। ये आपको समझना है थोड़ा अच्छे से। तो वेरिएबल कोवैलेंसी आपको समझना ये है कि वेरिएबल कोवैलेंसी वही शो करते हैं जिनके डी ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं। मतलब जिनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करते हैं। जिनके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल कोवैलेंसी शो नहीं करते, ठीक है। आए समझ में? हमने क्या कहा है कि विच हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल shows variable covalency, otherwise वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है। डी ऑर्बिटल अगर एम्प्टी है, खाली डी ऑर्बिटल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तब तो वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करेगा, अदरवाइज वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो नहीं करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्लोरीन का ही ले रहे थे, तो क्लोरीन का ही ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कॉन्फिगरेशन आपको आना चाहिए, क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 2 12 और 12 5 17, ठीक है। 17 ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। आउटर मोस्ट क्लास इसकी क्या है? 3rd। तो अगर हमारे पास, इसको समझने के लिए इसी समझ लेते हैं कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। डी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। और एफ ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 14। ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्बिटल है तो उसमें केवल एस ब्लॉक ही रहता है। अगर सेकेंड ऑर्बिटल है तो उसमें एस पी 2 होंगे। अगर थर्ड ऑर्बिटल है तो एस पी डी हो सकते हैं, डी तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर फोर्थ है तो उसमें क्या हो सकता है? एस पी डी एंड एफ। अब इसको कैसे डिनोट किया जाता है? अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है 2n², जहां पर n ऑर्बिटल को शो करता है उसकी। तो अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो 2 1 का स्क्वायर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें? 2। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल की बात करते हैं तो 2, यहाँ पर n की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 2 8, ठीक है। इसमें टोटल कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से रख करके देख लीजिएगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। मतलब हर एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी क्या किए गए हैं? डिफाइन किए गए हैं कि इसमें मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। तो ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कितने रहेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या है? 3rd, ठीक है। तो ये एस है, पी भी है। अब यहाँ पर डी है, ऐसा नहीं कि डी यहाँ पर नहीं होगा, डी होगा, लेकिन अभी पी ब्लॉक ही पूरी नहीं भरी है क्योंकि डी में पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी 5 ही है, तो इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब हम जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। पहले अगर इसकी आउटर मोस्ट क्लास ही केवल देखी जाएगी, देखिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 3s, यहाँ पर 3s मत लिखिए, ऊपर लिख लेते हैं, ये 3s हो गया। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो टोटल सेल कितने होंगे? 3। उसके बाद डी की बात कर लें तो डी में 1 2
3, 4 एंड 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और ये भी कंडीशन पता है, ये हमारे पास 3p का हो गया और ये 3d का। एक चीज ये भी पता है कि जब एक एक सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तब हम दोबारा से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिल करना स्टार्ट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फिल करेंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अपोजिट डायरेक्शन में हमने फिल कर लिया। पी ब्लॉक में कितने हैं, 5, तो 1 2 3, आप दोबारा से यहां भरेंगे 4 5। डी ब्लॉक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, देखिए यहाँ पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। यहाँ पर डी ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये वेरिएबल कोवेलेंसी दे सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसके लिए बना है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए बना है। ये ग्राउंड स्टेट में जो सिंपल हमारे पास फिल करने की होती है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बनाने में शेयरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहले से ही पेयर्ड हो चुके हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवैलेंसी सीधी से लिख लेते हैं, इसकी कोवैलेंसी कितनी, 1। अब हम अगर बात करते हैं, अगर देखिए कोई भी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप उसको एक्साइट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो अपनी क्लास छोड़ करके किसी दूसरे क्लास में भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एनर्जी थोड़ा सा देते हैं, अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इसको हमको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है, तो इसको कुछ एनर्जी हमको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो हम उसको एनर्जी कुछ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3s, इसको फिर से एक बार बना लेते हैं, ये आपका वही फिर से 3p हो जाएगा आपके पास में, और ये आपका 3d शो करेगा, 1 2 3 4 5, ये 3d हो गया, ये 3p और ये 3s। तो इसमें तो भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल रहेंगे, इसमें भी 1 2 3 4। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और ये अपनी क्लास छोड़ करके कहाँ चला जाएगा, इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब देखा जाएगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस समय यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहाँ पहुंच गया है, डी ब्लॉक में पहुंच गया है। एक एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन स्टेप फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो क्लोरीन की अभी तक 2 हमको वैलेंसी नजर आई, एक तो 1 और दूसरी 3। अभी एक और बात कर लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। अभी देखिए इसके पास में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी एक्साइट हो सकता है, तो इसको हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। ऊपर वाला नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं जरा थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर लें। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड अभी नहीं, फर्स्ट है सॉरी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर लें अगर, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फिर से वही स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं। ये आपके पास में 3s हो जाएगा, ये आपके पास में 3p हो जाएगा, और इधर आपका ये 3d हो जाएगा। आउटर मोस्ट क्लास की बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, ये 3d हो गया। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद हैं, इसमें 1 2 3। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो होगा वो एक्साइट करेगा, और ये एक्साइट होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, इसके सेकेंड में। एक तो पहले ऑलरेडी फिल था, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो इसकी अगली कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 5। मतलब थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 5। तो क्लोरीन 1 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, और 5 कोवैलेंसी भी शो करता है। देखिए कोवैलेंसी इसकी वेरी कर रही है। इसी तरीके से इसको नोट ही कर लिया होगा। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में भी पेयर्ड है, यहाँ से हम तोड़ सकते हैं, तो हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट की भी बात कर सकते हैं इसमें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका वही फिर से 3s, ये आपका फिर से वही 3p, और ये आपका हो जाएगा 3d, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें था 2, अब एक यहाँ से फिर एक्साइट होगा और ये अपनी स्टेट को छोड़ करके कहाँ पहुंच जाएगा, 1 2 तो यहाँ पर थे ही, यहाँ आ जाएगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से फिल था। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 और 1 7, तो टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 7। तो अगर क्लोरीन के देखा तो क्लोरीन कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, देखिए 1 भी कर रहा है, 3 भी है, 5 भी और 7। तो ये इस तरीके से इसकी वैलेंसी वेरी करती है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कोवैलेंसी कहा जाता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम अभी अपने बात ऑक्सीजन की करी थी, ये ऑक्सीजन की कर लेते हैं बात। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है, 4 6 7 नहीं 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। आउटर मोस्ट क्लास इसकी कितनी है 2। अब 2 की बात करते हैं तो उसमें एस और पी ही ब्लॉक होंगे, डी तो होगा नहीं इसके अंदर, तो डी एम्प्टी वैसे भी नहीं है। तो अगर हम इसको फिल करना चाहें तो कैसे फिल करेंगे, ये 2s वाला हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, ये 2p को शो कर रहा है, ये 2s को। s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, फिल कर दिया। p में मैक्सिमम कितना 4, तो 1 2 3 ये फिल हुआ, और लॉग करके क्या कर दिया 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी ब्लॉक तो यहाँ पर मौजूद है ही नहीं, या कोई भी खाली सेल यहाँ पर है ही नहीं, एम्प्टी सेल नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे भी तो ये ग्राउंड स्टेट में ही रह जाएगा, इसके ऊपर ये जाएगा ही नहीं, ग्राउंड स्टेट में ही रह सकता है ये इसके ऊपर एक्साइट करके नहीं फिल हो सकता। तो इसकी केवल एक ही कोवैलेंसी होगी, वो कितनी होगी 2। तो आ गया समझ में, ठीक है। अब हम अगर बात कर लेते हैं, आपको होमवर्क एक दे रहे हैं, जरा करिएगा, यह वीडियो पॉज करके आप लोग करने की कोशिश करिए। आप फास्फोरस की देखिए कि कोवैलेंसी कितनी होगी, ठीक है, क्या ये वेरिएबल कोवैलेंसी शो कर रहा है या फिक्स कोवैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है। फास्फोरस की निकाल लीजिएगा, नाइट्रोजन की करिएगा आप लोग, कार्बन की करिएगा आप लोग, ठीक है, और फ्लोरीन की करिएगा। इतनी आप देखिएगा करके कि ये किस प्रकार से कोवैलेंसी शो कर रहे हैं, ये वेरिएबल कोवैलेंसी शो करते हैं या नॉर्मल एक फिक्स कोवैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, इसको करने की कोशिश करिएगा। तो ये थी कोवैलेंसी और ये इसकी वेरिएबल कोवैलेंसी, दो चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर लेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीके के होंगे हमारे पास, ठीक है। एक आपके पास में होगा पोलर, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर किन्हीं दो डिसिमिलर एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग होती हो जो कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, ठीक है, दो मतलब कहने का दो डिसिमिलर एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर हो, वो उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उनको क्या कहा जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। मतलब बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू dissimilar atom of different electronegativity shows polar कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को करेंगे। जैसे सिंपल आपके पास में यही अमोनिया की बात कर रहा था, NH3 की बात कर लिया, ठीक है, CO2 की बात कर ले हम, ठीक है, HNO3 की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे आइटम हमारे पास होंगे जिनमें अलग अलग सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो और एटम भी क्या हो डिसिमिलर हो, ऐसे क्या शो करते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसकी जस्ट अपोजिट, ठीक है, मतलब बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी shows नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड शो करेंगे। जैसे आपके पास में F2 फ्लोरीन, ठीक है, दोनों सेम एटम है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, ठीक है। Cl2 की बात कर लेते हैं, N2 हो गया आपके पास में, O2 हो गया आपके पास में, ये सब जो आएंगे ये सब नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आएंगे। तो ये आपको समझ में आया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और यहाँ से नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं लुईस थ्योरी की, ठीक है, थोड़ा लुईस कंसेप्ट की बात कर लेंगे, लुईस स्ट्रक्चर कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, सब चीजें समझ लेते हैं जिससे कल आपको स्ट्रक्चर बनाना ही रह जाए। अब हम बात करते हैं पहली थियरी जो है बहुत पुरानी थियरी है, इसको लुईस थियरी कहेंगे, लुईस थियरी कह सकते हैं, तो इसको लुईस कंसेप्ट भी कहेंगे, ठीक है। ये क्या कहता है, ये देखिए, इन्होंने कोई थियरी अगर बनती तो उसने वो कुछ अपने अजम्पशंस अज्यूम कर लेती है, पहले से अजम्पशंस मान के चलती है।
तो इन ल्यूस ने भी क्या किया है, कुछ अजम्पशंस माना है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा था कि कोई भी अगर एटम बनाया जाएगा, जब स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो जो एटम हमारे पास होंगे, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन शो किए जाएंगे वो केवल आउटर मोस्ट क्लास में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को ही हम शो करेंगे। मतलब तो सबसे पहले जैसे सपोज दैट नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो ये 7 हमारे पास होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और ये 2p3 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन ही इस तरीके से शो करेंगे। केवल आउटर मोस्ट क्लास में मौजूद इलेक्ट्रॉन ही क्या किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला जंक्शन यही है कि शोज ओनली आउटर मोस्ट नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच इज इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, जो इसके आउटर मोस्ट सेल में मौजूद हो इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को केवल शो किया जाएगा। दूसरा ये था कि जितने भी हमारे पास एटम बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे लूज स्ट्रक्चर, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, जब ऑक्टेट रूल समझ लेंगे उसके बाद हम लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन में कुछ लिमिटेशन है इसके अंदर जो बाद में क्या करी गई हैं, सुधारी गई हैं। तो उसको पहले समझ लेते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है और इस ऑक्टेट रूल में कौन कौन सी लिमिटेशन आई है हमारे पास। ठीक है, चलिए ऑक्टेट रूल, इसको समझना है कि ये ऑक्टेट रूल क्या है। ठीक, हर एक एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ठीक है, वो टेंडेंसी रखता है कि अपनी टू फॉर्म 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अपनी शेयरिंग करने के, अपनी स्टेबिलिटी मजबूत करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट रूल। मतलब कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग अगर कर रहा है आपस में, तो उसका मतलब क्या है, वो अपने आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो होता क्या है, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसमें देखा गया कि कुछ सबके सब जो एटम थे हमारे पास, वो जरूरी नहीं कि वो 8 यानी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो ही करते हैं। तो जैसे इसमें कुछ लिमिटेशन आई थी, तो ऑक्टेट रूल तो सिंपल ये होगा कि वो टेंडेंसी रखता हो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रखने के लिए अपने आउटर मोस्ट क्लास में। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन देखिए किसी भी तरीके से वो पूरा करे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन गेन करके पूरा करे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पूरा करे, चाहे तो शेयरिंग करके पूरा करे, उसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ही करने हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम बात करते थे NaCl की। NaCl की जब बात करते हैं तो सोडियम का कितना होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का कितना होता है हमारे पास 17। इसके आउटर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281 और इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे इसको, तो इसके पास में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के लिए इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो ये तो आयनिक सिस्टम वाला सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, केवल शेयर कर रहा है। लेकिन जब बात करेंगे, जैसे अभी हमने अमोनिया की बात करी थी NH3 की, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट क्लास में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 हाइड्रोजन से इसने क्या किया, शेयरिंग कर ली, देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इसका पूरा हो गया डुप्लेट, और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो 8 यहाँ पर भी पूरे हो रहे हैं, 8 यहाँ पर भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्टेशन हो रहा है, और यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो किसी भी तरीके से वो अपना 8 पूरा करे, लेकिन उसको 8 पूरे करने हैं। तो ये है हमारे पास ऑक्टेट रूल। अब इसमें कुछ लिमिटेशन आई। लिमिटेशन किसमें किसमें आई, देखिए पहला लिमिटेशन इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इनकी लिमिटेशन की बात कर ले हम, कुछ लिमिटेशन इसमें रह गई हैं ऑक्टेट रूल में। वो क्या क्या थी, अगर हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में लिमिटेशन क्या हो गई। जैसे अभी सबसे पहले हमने बात करी थी इसी में कि कोई एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी को शेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लस किसी को एक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ये आते ही हमारी कैटेगरी, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लिथियम की और बेरिलियम की, तो इनके आउटर मोस्ट क्लास में क्या होते हैं, लिथियम के इसके और बेरिलियम के इसके आउटर मोस्ट क्लास में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो जब इनके आउटर मोस्ट क्लास में ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 8 कहां से पूरे कर लेंगे। ठीक है, तो पहली तो एक्सेप्शन यही आ जाता है कि जब इनके आउटर मोस्ट क्लास में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो
नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन ये समझ में आई। दूसरी क्या होती है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास होते हैं, या गैल्मियम हो गया, जिंक, कॉपर, इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करती हैं। ये जिन्होंने जो जानते नहीं कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो नेक्स्ट वाला लेक्चर जो हमने बनाया है इससे पहले, ठीक है, उसमें जाइए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको देख लीजिए जाकर के उस वीडियो को। यानी कि जो NH2, NP6 और ND10 को फॉलो करते हो कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में अगर ये चीज फॉलो होती है, ठीक है, तो उनको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो वो भी एक दिक्कत क्रिएट कर रहे थे। ये भी देखिए कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये कुछ है ऐसे एक्सेप्शन जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। अब हम जरा अपने कोवैलेंट बॉन्ड में आते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या क्या चीजें हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं, इन कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें कौन कौन सी लिमिटेशन नजर आई है? तो कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन सी लिमिटेशन नजर आई है? देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे पहली लिमिटेशन अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट, एक तो ये वेरिएबल कोवैलेंसी शो कर देते हैं। वेरिएबल कोवैलेंसी शो करने का मतलब है, जैसे सपोज दैट आपके पास में फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं बोरान, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियॉन, ये हमारे पास होते हैं कुछ इस तरीके से। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर ये कुछ होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनके आउटर मोस्ट क्लास में अगर इसकी 5 की बात करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये तो मान लीजिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके नीचे वाले एलिमेंट की बात करें, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फास्फोरस, ठीक है, तो अगर हम इनकी सबकी बात करते हैं कि अगर इनकी सबकी बात करें कि नाइट्रोजन के नीचे अगर फास्फोरस की बात करते हैं, तो इन दोनों की वैलेंसी, क्योंकि ये तो 8 इलेक्ट्रॉन तक, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे? पेयर बनाना चाहेंगे। ठीक है, 8 से भी ज्यादा बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें 8 तक ही रुक गए कि 8 के मैक्सिमम जो देखा जाए टेंडेंसी तो 8 की होती है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम हमारे पास होते हैं जो पीरियोडिक टेबल इसके नीचे आते हैं, वो चाहते हैं कि 1 से 8 से अधिक भी हम क्या करें, अपने आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन रख लें। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम PCl3 की बात करते हैं, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, तो फास्फोरस जो हमारे पास होता है, ठीक है, फास्फोरस, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 15 होता है। फास्फोरस का 15 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और ये क्या हो जाएगा? 3s, 6, 7, 8, 9, 10, 3s2 हो जाएगा और 3p हो जाएगा 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 3p3। मतलब आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के आउटर मोस्ट क्लास में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, 3 क्लोरीन से इसने रिएक्ट किया और क्लोरीन के आउटर मोस्ट क्लास में कितना? क्लोरीन का होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये हो जाएगा 3p5। ठीक है, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 5, 17। ठीक, अब अगर क्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट क्लास में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 बना लेते हैं सबका अलग अलग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और है कितने क्लोरीन? 3। एक क्लोरीन और यहाँ पर बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक क्लोरीन और कहीं बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयर किया, तो इसके पास में देखिए 7 थे ही ऑलरेडी, एक और मिलकर के 8 इसका पूरा, 8 इसके पूरे, 8 इस क्लोरीन के। ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन सबके पास में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा फास्फोरस की। फास्फोरस देखो 1, 2, 3, 4, 5 और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है 6, 7, 8। ये इसके साथ में इस तरीके से क्या कर लेगा? बना देगा। ठीक है, तो देखिए फास्फोरस के 1, 2, 3 केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली थे जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं।
ये केवल यही दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन अभी लोन पेयर के रूप में मौजूद हैं, ये शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो टोटल ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है भाई, कि इसके भी 8 इसके भी 8 पूरे, तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन अभी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अभी भी ये 2 क्लोरीन के साथ में क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, अभी हम इसको अगर देखिए, एक फास्फोरस था, 1 क्लोरीन यहाँ पर थी, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन तो थी, अभी 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास में बचे हैं, एक एक का तो इसने शेयर कर लिया है। ठीक है, एक एक का शेयरिंग कर लिया, लेकिन अभी 2 बचे तो हैं, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 ही होती है, तो अभी ये 2 क्लोरीन से और रिएक्ट कर सकता है। ऐसे ये अभी इनके साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। तो अगर जब इनके साथ में क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर जाएगा तो क्लोरीन के तो 8 पूरे हो गए, लेकिन इस फास्फोरस के कितने हो गए, 8 तो यहाँ तक थे ही अभी तक, और ये 2 जो और एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो इसको मिलकर के अगर इसने भी इसके साथ में शेयरिंग कर ली है तो पेयर कितने हो गए टोटल, 10। तो हमने क्या कहा था, जितने पेयर होते हैं वही उसकी कोवैलेंसी शो करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 10, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8। आया समझ में, क्योंकि अभी इसके पास में 2 लोन पेयर बचे थे, मतलब अभी 2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर सकता था, इसके पास में जगह थी, तो उसने 2 से कर लिया, तो टोटल कितने पूरे हो गए, 10। तो अब यहाँ पर देखें तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये 2 और इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर सकता था, तो ये दिक्कत यहाँ पर क्रिएट हो गई। ठीक है, तो अब हुआ क्या देखिए, तो एक चीज और थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं जरा, एक चीज और समझते हैं। एक एग्जांपल और की बात कर लेते हैं, BeCl2 की। ठीक है, एक एग्जांपल की और बात करते हैं अब हम BeCl2 की। अब बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 4, क्लोरीन का कितना, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2, इसका भी कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, इसके आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, चलिए बात आते हैं स्ट्रक्चर। ये बेरिलियम, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव चार्ज बीच सेंटर में ही रहता है, बाकी ये सब किनारे रहेंगे, जो माइनस वाले होते हैं कॉर्नर पे ही रहते हैं। ये सेंट्रल एटम हमारे पास बेरिलियम, इसके आउटर मोस्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 क्लोरीन से ये रिएक्ट कर रहा है, 1 क्लोरीन यहाँ और 1 क्लोरीन यहाँ। ठीक है, पेयरिंग हो गई इसने। अब देखो बाकी इसके बाद में 7 तो होते ही है हमारे पास, तो 1 शेयरिंग कर लेगा, बाकी 2 2 4 5 6 इधर होंगे, 2 2 4 5 6 होंगे। तो देखिए इसके 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। अब इस बेरिलियम की अगर बात करें तो ये भी अगर तो करे तो इसके पास में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो ये 8 कहाँ से पूरे कर लेगा, इसके पास में 4 ही तो हुए, एक एक का शेयरिंग किया, तो अगर पेयर देखा जाए तो शेयरिंग कितनी हुई, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हुई है, तो इसके पास में तो टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से इसके पास में क्या है, कम ही इलेक्ट्रॉन है, इसने तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये सेंट्रल एटम जो है इसको देखा जाएगा ना, तो ये देखिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास में 4 ही इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद हैं। तो ऐसे तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे कंपाउंड को हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, हाइपोवैलेंट कहा जाता है इनको। ठीक है, हाइपोवैलेंट, हाइपो का मतलब कम हो जिसमें। ठीक है, तो ये हाइपोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड शो करते हैं, तो एक ये दिक्कत क्रिएट हो गई। ठीक है, एक चीज और बात कर लेते हैं। अभी जैसे PCl5 की ही बात हमने करी थी, PCl5 की बात करी थी, तो इसमें देखा था कि एक फास्फोरस 5 क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा था इससे। ठीक है, 3 तो 5, तो एक एक की शेयरिंग सबके साथ में हो रही थी, तो कितने हो गई थी देखो, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते थे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर पहुंच जाता है। तो अगर इसको हाइपोवैलेंट कहते हैं तो इसको हाइपरवैलेंट कहते हैं, हाइपरवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड बना है इसके बीच। ठीक है, हाइपरवैलेंट मतलब 8 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है, तो एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, कि कहीं पर ये हाइपोवैलेंट शो करता है, कहीं पर हाइपरवैलेंट शो करता है, कहीं पर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, मतलब कहीं कहीं पर वेरिएबल वैलेंसी रखता है फास्फोरस। ठीक है, हमारे पास ये वेरिएबल वैलेंसी रखता है, क्लोरीन भी वेरिएबल वैलेंसी रखता है हमारे पास, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकता है, मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड कई सारे भी बना सकता है, 1 बिना 3 5 7 जैसे भी बनाना चाहे उस तरीके से ये बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो अगर PCl3 था तो ट्राईवैलेंट था, वहां पर PCl5 है तो पेंटावैलेंट वैलेंसी रखता है अपने अंदर क्लोरीन। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल हर एक जगह पर अप्लाई नहीं होगा। तो अगर ये सब दिक्कतें आ रही हैं तो इनका कोई सोल्यूशन भी था। ठीक है, तो वो सोल्यूशन क्या है उसको समझ लेते हैं।
तो ये लिमिटेशन में लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा तो लिख लीजिएगा यहाँ पर जब BeCl2 की बात करिएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट पहली लिमिटेशन। और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ऑक्टेट से ज्यादा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाए, ठीक है, उसके लिए लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये तो हो गया ऑक्टेट रूल में लिमिटेशन। हमने 2 की बात कर ली थी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कैसी लिमिटेशन थी और इस कोवैलेंट बॉन्ड में क्या क्या लिमिटेशन आई है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल जब हमारे पास कुछ लिमिटेशन ऑक्टेट रूल में आई तो उसके बेसिस पे कुछ हमारे पास थियरीज बनाई गई और कुछ रूल बनाए गए। इसमें पहला रूल हमारे पास है सिडविक मैक्सिमम कोवैलेंस रूल। ये आपको समझना है कि ये रूल क्या कहता है, ठीक है। सिडविक मैक्सिमम कोवैलेंस रूल। अब ये रूल क्या कहता है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने साइंटिस्ट थे सिडविक, इन्होंने ये कहा, इन्होंने मैक्सिमम कोवैलेंस रूल मतलब हर एक की वैलेंसी फिक्स कर दी इन्होंने, ठीक है। वैलेंसी फिक्स करने का मतलब ये था कि इन्होंने ये फिक्स कर दिया कि पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड। तो इन्होंने हर एक पीरियड की वैलेंसी ही फिक्स कर दी, ठीक है। जिसमें पीरियड फर्स्ट की अगर बात करते हैं, पीरियड सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है, पीरियड थर्ड की बात करते हैं और पीरियड फोर्थ से लेकर के आगे नेक्स्ट जितने भी हैं, ठीक है, फोर्थ से लेकर के रेस्ट तक जितने भी बचे सबकी इन्होंने मैक्सिमम वैलेंसी ही फिक्स कर दी। इन्होंने कहा कि फर्स्ट पीरियड की मैक्सिमम वैलेंसी, यहाँ पर मैक्सिमम वैलेंसी लिखेंगे, मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो इन्होंने कह दिया कि हर एक की मैक्सिमम कोवैलेंसी इन्होंने शो कर दी, ठीक है। तो इन्होंने हर एक पीरियड की एक मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर दी कि भाई इसमें इतने ही मैक्सिमम इसकी कोवैलेंसी हो सकती है। जैसे फर्स्ट पीरियड का इन्होंने कह दिया कि 2 कोवैलेंसी इसकी हो सकती है केवल, ठीक है। सेकेंड वाले में कहा कि इसकी वैलेंसी 4 हो सकती है, थर्ड वाले की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है और लास्ट वाले की मैक्सिमम वैलेंसी जो हमारे पास होगा, यानी कि जो लास्ट हमारे पास यानी कि फोर्थ से लेकर के रेस्ट तक, मतलब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इनकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 8। तो इन्होंने वैलेंसी ही फिक्स कर दी कि मैक्सिमम कोवैलेंसी इनकी इतनी ही हर एक पीरियड की हो सकती है। अब जैसे हम बात करते हैं PCl5 की, PCl5 की बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो फास्फोरस के साथ में कितने क्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5 क्लोरीन। अभी फास्फोरस कौन से पीरियड में आता है, फास्फोरस थर्ड पीरियड में आता है और थर्ड पीरियड की मैक्सिमम वैलेंसी कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 6। और यहाँ पर कितनी की है देखो, 1, 2, 3, 4, 5। कोवैलेंसी का मतलब पेयर्ड कितने बनने इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड बनना, टोटल पेयर्ड कितने बनने, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। जितने मैक्सिमम पेयरिंग होती हो इलेक्ट्रॉन की, ऐसा नहीं 10 नहीं गिनेंगे, 2, 2, 4 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने शेयर हो रहे हैं यहाँ पर 5, मतलब शेयरिंग कितनी इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी, 5, जो कि 6 से अंदर आ रही है। तो मैक्सिमम हमने लिखा है ना, मैक्सिमम 6 हो सकती है, तो मिनिमम कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम NCl5 की बात करते हैं, NCl5 नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड, तो एक नाइट्रोजन है, अगर इसके साथ में 5 हम जोड़े, 2, 2, 4, इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन किस में आता है, सेकंड में आता है। तो सेकंड में कितनी हो सकती है, 4, जबकि यहाँ पर कितना है, 5। तो सेकंड में 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकती है, जबकि ये 5 शो कितना करता है, 5। तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी रूल थोड़ा सा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यह भी हर जगह पर फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि सिडविक मैक्सिमम कोवैलेंस रूल क्या कहता है। ये रूल यही कहता है कि इन्होंने हर एक पीरियड की अपनी एक कोवैलेंसी फिक्स कर दी और कहा कि फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 4, थर्ड में 6 और बाकी रेस्ट यानी कि 4th, 5th, 6th, 7th जितने पीरियड बचेंगे उसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आ गई समझ में। चलिए, तो अब इसके बेसिस पे नहीं तो एक रूल और आया हमारे पास, उस रूल को भी समझते हैं। ये रूल नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, सगडेन रूल, ठीक है, SUGDEN रूल। इन्होंने भाई क्या कहा, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज। इन्होंने एक बात कर दी, इन्होंने बात ये कही कि जो सेंट्रल एटम हमारे पास होता है, जब लुईस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो सेंट्रल एटम होता है, जो बीच में होता है एटम, ठीक है, इसकी वैलेंसी
ठीक है, इसकी जो भी यहाँ पर होंगे इसमें सॉरी इसके आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? ठीक है, तो सक्शन रूल के अकॉर्डिंग या सिंगलेस लिंकेज में क्या बताया गया, इसमें इन्होंने ये कहा, पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा कि जो भी सेंट्रल एटम हमारे पास होता है, जो भी सेंट्रल एटम होता है उसके आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ठीक है, नॉट इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम have no has not ये लिख गया सेल ऑफ सेंट्रल एटम not greater than 8 द इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लीजिएगा द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल एटम नॉट ग्रेटर देन 8। ठीक है, मतलब जो भी सेंट्रल एटम हमारे पास होगा उसमें 8 से ज्यादा आउटर मोस्ट क्लास में उसके इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो अगर नहीं रह सकते तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, जिसमें 8 से ज्यादा वो बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है, अगर 8 आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन है तो अगर इससे ज्यादा आ जाता है तो उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल बॉन्ड बता दिया। ठीक है, और उसको इन्होंने क्या कहा, सिंगलेट लिंकेज। ठीक है, वहां पर इन्होंने कहा कि एक ही इलेक्ट्रॉन की केवल पेयरिंग होगी। ठीक है, वहां पर दोनों शेयरिंग नहीं करेंगे, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी वहां पर। ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, मतलब इन्होंने एक बॉन्ड स्पेशल बॉन्ड बता दिया और उसको ऐसे सिंगल हेड वाला बॉन्ड ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे करके एक ही तीर बनेगी। ठीक है, मतलब वहां पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या 1 इलेक्ट्रॉन लिंकेज कह सकते हैं, ये इसको शेयरिंग करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन का लिंकेज होगा वहां पर केवल। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इन्होंने बताया कि आउटर मोस्ट क्लास में सेंट्रल एटम के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, अगर इससे ज्यादा होते हैं तो उन्होंने एक स्पेशल केस बता दिया है, एक स्पेशल बॉन्ड बना दिया है जो कि ये 1 हेड तीर से डिनोट करेंगे, एरो से, और इसमें यह बताया गया कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन लिंकेज कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, लेकिन उसकी वैलेंसी उसी हिसाब से डिनोट करी जाएगी, 8 से ज्यादा आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। अब जरा इसको समझते कैसे, जैसे हम बात वही PCl5 की कर लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। ठीक है, ये इसको इसी की बात करते चलिए। ठीक है, तो अगर इसी की बात करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, तो ये तो सिंपल है कि अगर फास्फोरस की बात करते हैं हम वहां पर पेंटाक्लोराइड की, तो देखिए फास्फोरस के आउटर मोस्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट क्लास में, 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 5 क्लोरीन से तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा, देखिए 2 2 3 से इलेक्ट्रॉन से कर लिया, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ में इसने बॉन्ड बना लिया ऐसे करके, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक इसके इलेक्ट्रॉन की, एक इसके इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर भी एक इसके इलेक्ट्रॉन की, एक इसके, यहाँ पर एक भी इसके और एक इसके, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6। ठीक है, ये 6 तो पूरे हो गए इसके पास में, मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में आपस में पेयर हो गए, 2 2 4 5 6, और इस फास्फोरस के 2 और एक्स्ट्रा जो बचते हैं आउटर मोस्ट क्लास में, तो ये तो हो गए। अब बाकी के जो 2 क्लोरीन यहाँ पर ऐड होंगे वो किस तरीके से ऐड होंगे, तो ये तो हो गए 3। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8, तो 8 ये पूरे हो गए। अब बाकी अगर 2 ऐड करते थे वहां पर, अगर इक्वल शेयरिंग होती थी कि ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 10 हो जाते थे, तो उन्होंने एक स्पेशल केस ही कह दिया, स्पेशल केस ये बना दिया कि बाकी के जो हमारे पास 2 क्लोरीन ऐड होंगे वो सिंगल एक ऐसे क्लोरीन से ऐसे इसको ऐड कर देंगे, एक सिंगल हेड इससे बॉन्ड बनाएंगे, मतलब यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर केवल क्लोरीन की शेयरिंग हुई है, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। यहाँ पर देखिए 2 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होगी। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 5 6 और एक 7 और एक 8, तो आखिर पता हुए 8 ही ना। अगर यहाँ पर भी फास्फोरस का भी जोड़ लेते तो 10 हो जाते, तो इन्होंने इसको हटा ही दिया, उन्होंने एक स्पेशल बॉन्ड ही बना दिया पूरा, ये सिंगल हेड वाला, कि इसको सिंगल हेड से इसे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, और रहेंगे आउटर मोस्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सिस्टम पूरा बन गया, उसको हमने एक सिंगल से डिनोट कर देना है। ठीक है, तो अगर फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाए तो 3 क्लोरीन तो पूरा पूरा बॉन्ड बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन बाकी के जो 2 होंगे वो ऐसे जुड़ेंगे, मतलब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जबकि यहाँ मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर मौजूद होगा, और यहाँ पर पेयर बनना है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर बनेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिंगल। ठीक है, तो अगर 8 से ज्यादा आप पहुंच रहे हैं तो आप उसको उसी तरीके से क्या करें, लिख लें। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एक बात करते हैं SF6 की। ठीक है, सल्फर की, तो सल्फर की बात कर लेते हैं। देखिए क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड है, तो ये तो आपको पता है कि इनकी आउटर मोस्ट क्लास में क्या होता है,
7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s6 हो जाएगा। आउटर मोस्ट क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसके आउटर मोस्ट क्लास में। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे हमारे पास इसके आउटर मोस्ट क्लास में, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए, देखिए सल्फर का। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए 2 के साथ में रिएक्ट कर सकता है, तो इसी वजह से हमने SF6 लिखा। तो एक फ्लोरीन के साथ में इसने रिएक्ट कर लिया, 2 इसके पूरे हो गए इसके पास में। एक और फ्लोरीन के साथ में इसने रिएक्ट कर लिया, तो एक फ्लोरीन का, एक सल्फर का, एक फ्लोरीन का, एक सल्फर का। बाकी 6 तो इसके ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, ठीक है। तो 6 वो और 2 इसके मिलकर के इसके 8 पूरे हो गए। फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के साथ में शेयरिंग करके 8 ये भी पूरा कर लिया अपना। इतना तो समझ में आया। सल्फर के पास में आउटर मोस्ट क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6, इसने 2 के साथ में शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे कर लिए, ठीक है। इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन इसने भी पूरे कर लिए। फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट क्लास में 7 होते हैं, तो एक इससे मिलकर के इसने भी अपने 8 पूरे कर लिए। तो अब 8 सबके पूरे हो गए, लेकिन हमको जोड़ना भी और 6 है, SF6, ठीक है। अब आप बाकी के 6 कैसे जोड़ें, क्योंकि फ्लोरीन भी कई सारी वैलेंसी हमारे पास देता है ना, वेरिएबल वैलेंसी देता है, तो जरूरी नहीं कि यही बनाए, SF2 SF6 भी बना सकता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए तो अब बाकी के फ्लोरीन कैसे जोड़े जाएं, तो बाकी के फ्लोरीन जोड़ने के लिए तो देखिए 2 फ्लोरीन तो हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, जहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। बाकी के 2, ये तीसरा, इसको हमने सिंगल से जोड़ दिया, 4, एक 5 और एक ये 6। तो 1 2 3 4 5, सॉरी एक और भी 6, 2 3 4 5 6। तो 2 को तो हमने डायरेक्ट जोड़ लिया। बाकी देखिए यहाँ पर दो पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बताई गई है, ठीक है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की कर दी गई। तो अब देखो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। मैक्सिमम फिर से कितने हो गए, 8। तो इन्होंने बहुत अच्छा है, मतलब एक जुगाड़ बना दिया कि इसको सिंगल बॉन्ड से डोनेट कर दीजिए, वहां पर केवल एक ही फ्लोरीन की। अब यहाँ पर तो इसने अपने 8 पूरे करने के लिए इसने अपने कर लिए, लेकिन बाकी के जो हमने 4 जोड़े हुए हैं फ्लोरीन, यहाँ पर केवल फ्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन की केवल शेयरिंग होगी, ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये शेयरिंग यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या कहा गया था कि इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, और ऑक्टेट रूल में यही बताया गया था। तो यहाँ पर तो इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पर इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो यही कहा गया कि 8 जब पूरे हो जाए, अगर 8 से ऊपर कभी जा रहा है इस तरीके से, मतलब समझ लो कि उसमें ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है वो, तो आप उस तरीके से उसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में आ गया। एक स्ट्रक्चर आप लोग इसका बनाइएगा IF7 का, ठीक है। ये आयोडीन है और ये फ्लोरीन और ये 7, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा आप लोग IF7 का इस तरीके से, ओके। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे लुईस स्ट्रक्चर बनता है और उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, उसकी बात करेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे मोबाइल नंबर 9792107671 पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसे समझ में आया बढ़िया से, अच्छे से, चलिए ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कॉल कर लीजिएगा हमसे, बाकी की बातें हम कल करेंगे, ठीक है। ओके बाय।